Welcome to the video lecture series presented by Puja Coaching Institute. I am Deep Makadia, your video instructor, and this is the video lecture series in linear algebra. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल के बारे में जो कि बेस्ड है लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ कि लेट V बी अ वेक्टर स्पेस और अ फील्ड F, देन नीचे अलग-अलग 5 एग्जांपल दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा लिनियरली डिपेंडेंट हो रहा है, कौन सा सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है, वो हमें चेक करना है। ओके तो देखो सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे सेट क्या दिया हुआ, सिंगलटन 0। ओके तो ये वाला सेट लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, अगर वो हमें चेक करना है तो हम कैसे करते हैं कि हम क्या करेंगे, 0 को अगर मैं सेट के एलिमेंट के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखता हूँ, इसके यहाँ पे सेट का एलिमेंट सिर्फ है कि है 0, तो अगर मैं C1 टाइम 0 इक्वल टू 0 लिखता हूँ एंड अगर इस इक्वेशन का कोई भी नॉन ट्रिवियल लिनियर मतलब सॉल्यूशन मिला तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे जो ये वाला सेट 0 को इसको मैं नॉन ट्रिवियल लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला सेट लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं C1 की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ओके तो C1 की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या होगा 1 इंटू 0, बट 1 इंटू कोई भी मतलब 0 इंटू कोई भी अगर इसमें स्केलर लूंगा तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 ही आएगा। ओके तो इसका मीनिंग ये हुआ कि C1 इक्वल टू 1 इसका सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन C1 कैसा है, नॉन जीरो है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0 को मैं सेट के एलिमेंट के नॉन ट्रिवियल लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 0 है वो कैसे हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके उसके बाद देखो सेकंड वाला एग्जांपल। सेकंड वाला एग्जांपल क्या दिया हुआ कि A से जो सबसेट ऑफ V, S कोई भी ऐसा सबसेट दिया हुआ सच दैट 0 इज कंटेन इन S, इसके 0 S में कंटेन हो रहा है। ओके तो उस केस में बताना कि वाला सेट लिनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। देखो वापिस सेम लॉजिक में इसका आएगा, अगर मैं 0 को सेट के एलिमेंट के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ, सेट में लेकिन 0 बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं 0 को 0 इंटू उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन में इसके 1 लिख रहा हूँ, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, कि जहाँ पे 1 कैसा नॉट इक्वल टू 0 है इन फील्ड। ओके तो यहाँ पे कैसा नॉन ट्रिवियल स्केलर मिला कि सदैट विच मतलब 1 इंटू 0 करने से मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 को मैं सेट के एलिमेंट के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 वो सेट का एलिमेंट है। ओके तो ये ऐसा नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन मिलेगा कि विच इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मीनिंग ये होगा कि वाला जो सेट है वो क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके उसके बाद देखो फाई को हमें दिखाना है कि वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट। फाई मींस के एम्प्टी सेट। ओके तो एम्प्टी सेट को अगर लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर 0 को मैं लिनियरली डिपेंडेंट की या इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैं 0 को सेट के एलिमेंट के लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसके अगर मैं C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस अप टू डॉट प्लस Cn UN इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ फॉर सम सेट के एलिमेंट U1 U2 अप टू डॉट UN एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन C1 C2 अप टू डॉट Cn के लिए, तो क्या होना चाहिए, देन C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू अप टू डॉट Cn इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तब हम क्या बोलते हैं, सेट क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है ऐसा बोलते हैं। ओके तो इस केस में देखो यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है उसको फाई जो है वो वैक्यूअसली ट्रू कर रहा है। वैक्यूअसली ट्रू का मीनिंग क्या हुआ कि अगर यहाँ पे जो कंडीशन दी है इम्प्लाइड से पहले वाली कंडीशन, वो अगर कंडीशन ये वाला सेट होल्ड ही नहीं करता तो हमें उसका कंक्लूजन क्या है वो देखने की जरूरत ही नहीं है। हम 0 को सेट के एलिमेंट के मतलब फाई के कोई भी मैं एलिमेंट लूंगा जो कि मिलेगा ही नहीं, उसके लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख नहीं सकता हूँ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इम्प्लाइज से पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें कंक्लूजन के बारे में देखेंगे ही नहीं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो फाई सेट है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट के डेफिनेशन का वैक्यूअसली पालन कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फाई क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके लेकिन उसके बाद देखो B। ओके तो V क्या दिया, मतलब उसके बाद जो सिंगलटन सेट V दिया हुआ कि जहाँ पर V नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें चेक करना कि वाला सेट लिनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। ओके तो हमें पता है V यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सपोज के मैं 0 को सेट के एलिमेंट के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, सपोज के सम C टाइम V, क्योंकि सेट का एलिमेंट सिर्फ एक V ही है, तो सपोज के सम C टाइम V इक्वल टू 0 लिखता हूँ। ओके तो हमें पता है तो इसके इम्प्लाइज क्या होगा, इधर C इक्वल टू 0 होगा और
इधर वेक्टर v इक्वल टू क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा, बट यहाँ पे हम v डिफरेंट फ्रॉम जीरो ले रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, c इक्वल टू जीरो होना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं जीरो को सेट के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ तो उसका जो कोफिशिएंट है उसको जीरो ही होना पड़ेगा। इसका मीनिंग ऐसा कि इसका सिर्फ ट्रिवियल कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, तो वाला सेट कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पे उसके बाद वाला जो सेट है उसमें देखो v1 v2 दिया हुआ कि जहाँ पे v1 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू क्या है, v2, इसके v1 v2 में से कोई भी एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं है। ओके, तो अब देखो इसमें देखते हैं, अब देखो ये वाला सेट लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर c1 टाइम v1 प्लस c2 टाइम v2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ओके, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, विच इज इम्प्लाइज क्या होगा। अब देखो अगर सपोज कि मैं ऐसा मानता हूं कि इफ ये वाला जो सेट है वो कैसा है, लिनियरली डिपेंडेंट है ऐसा मानता हूं, तो अगर ये वाला सेट लिनियरली डिपेंडेंट होगा तो इसका मिनिमम एक इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। तो उस केस में इधर c1 नॉट इक्वल टू जीरो होगा या फिर c2 नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ऐसा मान लेते हैं सपोज के c1 नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, v1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज इम्प्लाइज v1 इक्वल टू माइनस ऑफ c2 v2 एंड ये c1 नॉट इक्वल टू जीरो है इसलिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिट होगा, इसलिए ये वाला डिनोमिनेटर में चला जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि v1 को मैं v2 के स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये वाला सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैं v1 को v2 के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ। ऐसा हमें कब मिला कि जब हम c1 नॉट इक्वल टू जीरो लिया तब। अगर हम ऐसा ले रहे हैं कि c2 नॉट इक्वल टू जीरो है तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम v2 को v1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या फिर उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आइदर v1 को मैं v2 के स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ या फिर v2 को v1 के स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो उस केस में ये वाला सेट कैसा होगा, लिनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि उस केस में उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिट होगा। ओके, बट अगर ऐसा नहीं कर सकता हूँ तब ये वाला सेट कैसा हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसके दो केस हो गए, लिनियरली डिपेंडेंट कब होगा, इफ आइदर v1 इक्वल टू सम अल्फा टाइम v2 है और v2 इक्वल टू सम अल्फा टाइम क्या है, v1 है, तब ये वाला सेट क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। एंड वो लिनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी सिचुएशन में वो कैसा होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अब देखो उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। तो देखो क्या है कि लेट v इक्वल टू R3 बी ए वेक्टर स्पेस ओवर R एंड लेट हमें यहाँ पे अलग अलग 5 सेट दिए हुए हैं, S1 S2 S3 एंड S4 S5। ओके, तो ये 5 सेट में से कौन सा सेट लिनियरली डिपेंडेंट है एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट हो हमें दिखाना है। तो एक के बाद एक देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, अगर इसको लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो अगर S1 के एलिमेंट को मेरे को लिनियरली इंडिपेंडेंट देखना है तो हम क्या करेंगे, इसके कोई भी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मेरे C1 एंड C2 में उसके जो कोफिशिएंट है अगर वो जीरो आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बट अगर उसका एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिट हुआ या फिर नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा मिला कि सच दैट विच इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं। देखो अगर सपोज के मैं इसको C1 प्लस E1 इंटू C2 प्लस E1 प्लस E2 फॉर्म में लिखता हूँ विच इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो जीरो को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखता हूँ सपोज के, देन तो क्या होगा, देखो E1 क्या होगा, 1 0 0 वाला वेक्टर होगा प्लस C2 टाइम E1 प्लस E2 क्या होगा, क्योंकि 1 1 0 वाला वेक्टर होगा विच इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, जीरो लेना है। ओके, अब देखो इन दोनों का एडिशन करता हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 प्लस C2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा, C1 प्लस C2 सेकंड कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे C2 है तो 0 प्लस C2 आएगा और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। विच इज इम्प्लाइड क्या होगा, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 होगा एंड C2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि अगर C1 टाइम E1 प्लस C2 टाइम E1 प्लस C2 इक्वल टू 0 हो रहा है तब हमें क्या मिलेगा कि C2 मस्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एंड C2 इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो C1 इक्वल टू भी क्या मिलेगा, विच इज इम्प्लाइड C1 इक्वल टू भी 0 मिलेगा। तो इसका मीनिंग है कि C1 एंड C2 दोनों कैसे मिल रहे हैं, मस्ट इक्वल टू 0 मिल रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि
जीरो को अगर मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या रखने पड़ेंगे, जीरो ही रखने पड़ेंगे। मींस के इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो कैसा लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वाला जो सेट है वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, देखो उसके बाद S2 दिया हुआ, S2 को अगर लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है अगर वो दिखाना होगा तो हम कैसे करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस। इसको हम क्या करेंगे, मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, बाद में देखेंगे कि उसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं C1 C2 C3 वो जीरो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, तो देखो इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, C1 टाइम फर्स्ट वेक्टर 1 2 3 प्लस C2 टाइम सेकंड वेक्टर 4 5 6 प्लस C3 टाइम थर्ड वेक्टर, तो क्या होगा 7 8 9 विच इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, जीरो लेना है। ओके, तो C1 टाइम फर्स्ट वेक्टर है इसलिए क्या हो जाएगा, इन सभी का सम C1 प्लस 4C2 प्लस 7C3, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा 2C1 प्लस 5C2 प्लस 8C3, और उसके बाद वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 3C1 प्लस 6C2 प्लस 9C3 इक्वल टू क्या होगा, सभी के इक्वल टू, मतलब ए वाला वेक्टर इक्वल टू जीरो है तो उसके सभी मतलब जो भी यहाँ पे कंपोनेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए वाले एक लीनियर सिस्टम मिली जो जिसके वेरिएबल C1 C2 C3 है, कि जिस मतलब ए वाले लीनियर सिस्टम इक्वल टू जीरो है, ए वाले लीनियर सिस्टम इक्वल टू जीरो है, ए वाले लीनियर सिस्टम इक्वल टू जीरो है। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ C1 प्लस 4C2 प्लस 7C3 इक्वल टू जीरो, 2C1 प्लस 5C2 प्लस 8C3 इक्वल टू जीरो, एंड 3C1 प्लस 6C2 प्लस 9C3 इक्वल टू क्या मिलेगा, मेरे को जीरो मिल रहा है। तो एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुई कि जहां पे वेरिएबल क्या है C1 C2 एंड C3 है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन अगर यूनिक मिला वो सॉल्यूशन क्या होगा, 0 0 0, तो इसका सॉल्यूशन होगा ही। तो अगर वो सॉल्यूशन अगर यूनिक रहा इसका, ओके, तो ये वाला जो सिस्टम है वो क्या, मतलब ये वाला जो सेट है वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट अगर इसका एटलीस्ट वन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला तो ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको मैं नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वाला सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि इसका नॉन ट्रिवियल लीनियर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है या नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक हम फाइंड करेंगे। तो उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा 1 4 7 होगा। उसके बाद क्या होगा 2 5 8 एंड 3 6 9, ऐसा कुछ होगा। ओके, अब देखो इसका मैं रैंक फाइंड करना है, तो अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया तो इसका रैंक कितना होगा, 3 होगा। अगर इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो आया तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। अगर इसका रैंक 3 से कम हो गया तो विच इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स से स्ट्रिक्टली कम होगा, तो उस केस में इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, इसके एक तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा ही। तो उस केस में मैं इसका नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन से फाइंड कर सकता हूँ विच इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो वाला सेट लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा अगर इसका डिटरमिनेंट कैसा हुआ, जीरो हुआ तो। ओके, तो इसका डिटरमिनेंट हम चेक करते हैं। देखो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं काम करता हूँ, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, देखो हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि अगर इसको ये वाला सब्ट्रैक्शन करता हूँ, फर्स्ट रो को सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा, ये वाला भी 1 होगा, ये वाला भी 1 आएगा। ओके, बाद में इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड वाले को, तो क्या जाएगा 0, बाद में 3 बचेगा एंड ये वाला 6 बचेगा। ओके, उसके बाद देखो मैं यहाँ पे भी 0 ला सकता हूँ, कैसे, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा। तो उस केस में देखो ये वाली दोनों रो कैसी हो गई, सेम हो गई। और हमें पता अगर दोनों रो सेम हो जाएगी तो वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका डिटरमिनेंट 0 मिलेगा, तो इसका डिटरमिनेंट 0 मिला, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम है, और 3 से कम है इसलिए इसका रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा। इसलिए ये वाला जो हमारा लीनियर सिस्टम है उसका मिनिमम एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, तो वो
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 0 को मैं इन तीनों वेक्टर के नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वाला जो सेट है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, उसके बाद देखो उसके बाद वाला वेक्टर, उसके बाद वाला जो वेक्टर है, ओके, अगर उसको हमें दिखाना है, मतलब ये वाला जो सेट है उसको हमें दिखाना है लीनियर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, हम किस तरीके से दिखाएंगे, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, E1 प्लस E2, उसको अगर मैं C1 से मल्टीप्लाई करूंगा, C1 टाइम E1 प्लस E2 एंड C2 टाइम E2 प्लस E3, C3 टाइम E3 प्लस E1 एंड C4 टाइम दिस वेक्टर। ओके, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो क्या होगा, मैं फाइनल डायरेक्ट लिखता हूँ, इन सभी का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो क्या होगा, C1 प्लस C3 प्लस C4 वाला हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। उसके बाद वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C4, और उसके बाद वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, C2 प्लस C3 प्लस C4, ऐसा कुछ होगा, विच इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, 0 लेना है। ओके, मैंने C1 टाइम फर्स्ट वेक्टर प्लस C2 टाइम सेकंड वेक्टर प्लस C3 टाइम थर्ड वेक्टर प्लस C4 टाइम फोर्थ वेक्टर इक्वल टू हमने क्या लिया है, 0 लिया। ओके, तो इसके इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो इसके इक्वल टू 0 होगा तो हमें ये वाली सिस्टम मिलेगी, वो क्या है कि C1 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। दूसरी सिस्टम में क्या मिलेगी, C1 प्लस C2 प्लस C4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे C2 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, C1 C2 C3 C4, 4 नंबर ऑफ वेरिएबल है। ओके, तो नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कितने हो रहे हैं, स्ट्रिक्टली कम हो रहे हैं। तो हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो हमें क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने ऐसा रिजल्ट देखा था कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से स्ट्रिक्टली कम है तो उस केस में इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, इस केस का कम से कम एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा ही। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर 4 एलिमेंट हमारे पास है, ओके, तो सेट कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो S4 में एक ही एलिमेंट दिया हुआ 0 0 0, तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, तो वाला लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था कि अगर सिर्फ सिंगलटन वेक्टर है 0 तो वो इसमें लीनियरली कैसा होता है, ऑलवेज डिपेंडेंट नहीं होता है, तो वाला लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो ये वाला जो सेट है वो 0 को कंटेन कर रहा है, तो 0 को कंटेन करने वाला कोई भी सेट कैसा होता है, लीनियरली डिपेंडेंट, इसलिए वाला सेट भी कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, देखो उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ कि लेट V इक्वल टू P ऑफ R सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल और फील्ड R बी अ वेक्टर स्पेस और फील्ड F, then which of the following is linearly dependent or linearly independent। ओके, तो यहाँ पे देखो अलग अलग 5 सेट दिए हुए हैं। हम फर्स्ट वाला देखते हैं। देखो S1 इक्वल टू क्या दिया हुआ, Pn ऑफ R, तो हमें चेक करना है ये वाला जो भी है वो V का क्या है, सबसेट है, तो ये सबसेट लिनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, वो हमें चेक करना है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो सेट है वो क्या, Pn ऑफ R, जिसमें सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू n, ओके, उसका सभी का कलेक्शन है। और यहाँ पे देखो ये वाला इसका सबस्पेस बनता है। ओके, ये सबस्पेस है इसलिए 0 इसमें कंटेन कर रहा होगा, तो इसमें देखो 0 बिलोंग्स टू क्या होगा, S होगा। एंड अगर 0 बिलोंग्स टू S हो गया तो ये वाला सेट कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट वाला कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बाद देखो सेकंड वाला, यहाँ पे जो S2 दिया हुआ इनफाइनाइट सेट दिया हुआ। ओके, अगर हमें चेक करना है केवल इनफाइनाइट सेट लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसके कोई भी फाइनाइटली मैंने एलिमेंट लेंगे, ओके, एंड वो फाइनाइटली एलिमेंट लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट वो हम चेक करेंगे। ओके, तो इसका मैं अगर कोई भी फाइनाइट इसके एलिमेंट उठाता हो तो किस फॉर्म क्या हो गया, x टू n1 x टू n2 अप डॉट डॉट, सपोज कि मैं k ऐसा फाइनाइटली मैंने एलिमेंट उठाता हूँ। ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ C1 टाइम, मतलब इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, C1 टाइम x टू n1 प्लस C2 टाइम x टू 2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस Ck टाइम x टू n के इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, हमें 0 लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे सपोज के विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी n1 से n2 के साथ बड़ा है, उससे n3 बड़ा है, ऐसे करते करते n के बड़ा है, अगर नहीं है तो हम उसको रीअरेंज करके बना सकते हैं। ओके, तब देखो जब इसका मैं nth वाला डेरिवेटिव करूंगा, ओके, n1 वाला डेरिवेटिव, ओके, तो इसका n1 वाला डेरिवेटिव करूंगा
तो सिर्फ ये वाला कोफिशिएंट ही ऐसा होगा कि जिसमें x वाला टर्म नहीं है, क्योंकि उसका n1 डेरिवेटिव करने के बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला इस n1 से बड़ा है, इसलिए इसमें x वाला टर्म मिनिमम एक होगा। ओके, यहाँ पे भी ये वाला n1 से बड़ा है, इसलिए मिनिमम एक टर्म होगा। तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो बाकी के सारे फिनिश हो जाएगी और ये वाला टर्म क्या बच जाएगा, मतलब इस टाइप का बच जाएगा। n1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो n1 आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव में n1 माइनस 1 आ जाएगा, ऐसे करते करते इसका nth वाले डेरिवेटिव करूंगा तो आगे 1 आएगा और यहाँ पे c1 रहेगा, क्योंकि इसकी जगह पे डेरिवेटिव होते होते यहाँ पे पावर 0 आ जाएगी, तो इसलिए क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 तक आएगा। ओके, यहाँ पे c2, यहाँ पे भी कुछ डेरिवेटिव करेंगे तो n2 वाला टर्म बचेगा, बट यहाँ पे x की पावर क्या होगी, n2 माइनस n1 पावर होगी। ऐसे करते करते लास्ट जो ck है, यहाँ पे भी x की पावर क्या होगी, nk माइनस n1 ऐसी कुछ पावर होगी। ओके, मीन्स कि यहाँ पे x वाला टर्म एक बच जाएगा, यहाँ पे भी x वाला टर्म एक बच जाएगा। तो उस केस में अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, c1 इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके, क्योंकि ये वाला जो भी है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो इंटू c1 इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तब सारे के सारे 0 हो जाएगा आगे के, तो c1 इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके, अगर c1 इक्वल टू 0 मिल गया तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा। उसके बाद देखो ये वाला जो टर्म है उसमें n2 सबसे छोटा होगा, उसके बाद जैसे सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे की, ऐसी प्रोसेस अगर n2 के साथ करूंगा x n2 के साथ, तो यहाँ पे मेरे को c2 इक्वल टू भी 0 मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते आगे ck इक्वल टू भी कैसे मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो अगर मैं इसका कोई भी 0 को इसके एलिमेंट के नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ, कोई भी फाइनाइट मैंने एलिमेंट के नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन में लिखने की अगर कोशिश करता हो तो c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू ck इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, केवल जो सेट है वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसका आर्बिट्ररी में हमने कोई भी फाइनाइट सेट उठाया और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे C3 को लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो C3 या C2 का कोई भी फाइनाइट सबसेट है। ओके, तो इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट, ये वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वाला भी कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो S4 क्या दिया हुआ, 1, उसके बाद वाला टर्म 1 प्लस एक्स, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अपर डॉट एक्स टू एन है। ओके, तो हमें चेक करना क्या वाला लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, c1 टाइम फर्स्ट एलिमेंट प्लस c2 टाइम सेकंड एलिमेंट प्लस c3 टाइम थर्ड एलिमेंट, ऐसे करते करते cn टाइम लास्ट एलिमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, एंड बाद में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, मैं पहले लिखता हूँ, देखो यहाँ पे c1 टाइम फर्स्ट एलिमेंट प्लस c2 टाइम सेकंड एलिमेंट, इसका ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लस c3 टाइम थर्ड एलिमेंट प्लस अपर डॉट प्लस cn टाइम लास्ट एलिमेंट इक्वल टू हमें 0 लेना है। तब देखो c1 यहाँ पे कांस्टेंट कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है, यहाँ पे c3 इंटू 1 आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, ऐसे करते करते cn इंटू 1 आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट इक्वल टू सामने यहाँ पे 0 पॉलिनोमियल है, उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इसके इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो c1 प्लस c2 प्लस अपर डॉट प्लस cn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली x वाले टर्म है उसको अगर मैं साथ में लिखता हूँ तो क्या होगा, वो c2x प्लस c3x प्लस अपर डॉट cnx, तो c2 से वो स्टार्ट होगा cn तक होगा। ओके, तो c2 से लेकर के cn तक के जो भी कोफिशिएंट है वो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो इसके इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। ऐसे करते करते लास्ट x का इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, सिर्फ cn ही होगा, ये जो राइट हैंड साइड वाला, क्योंकि ये वाला टर्म में x आएगा, उससे पहले वाले टर्म में x आने वाला नहीं है, तो सिर्फ x का कोफिशिएंट क्या होगा, cn होगा। ओके, तो ऐसे करते करते लास्ट cn इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो cn इक्वल टू 0 है, तो उसके पहले वाला जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, cn माइनस 1 प्लस cn होगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। बट cn इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करूंगा तो cn माइनस 1 पे 0 होगा। ऐसे करते करते आगे लेके जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू अपर डॉट इक्वल टू cn इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ केवल जो सेट दिया वो भी कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, लेकिन उसके बाद ये वाला टर्म देखो, यहाँ पे देखो इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ
ओके, तो इसके जैसा दिख रहा है, इसके दोनों का अगर एडिशन करूंगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, तो इसके इक्वल टू क्या आएगा 2x²। ओके, अगर मैं इसके 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा 0 आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 को मैं इस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैंने कैसे लिखा था, इन दोनों का एडिशन करके लिखा था, तो इसकी जगह मैं वापस वो रिप्लेस कर देता हूँ x² प्लस एक्स 1 टाइम प्लस 1 टाइम x² माइनस एक्स और माइनस 2x² इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसके 1 यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे माइनस 2 मिल रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि सेट के एलिमेंट का नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन से मिल रहा है विच इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो वाला सेट कैसा हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, देखो क्या दिया हुआ, लेट v1 इक्वल टू r बी अ वेक्टर स्पेस और अ फील्ड r। उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय v ऑफ r एंड v2 इक्वल टू r बी अ वेक्टर स्पेस और q। यहाँ पे v1 एंड v2 एज अ सेट कैसे सेम है, बट वो वेक्टर स्पेस की जो फील्ड है वो फील्ड कैसी है डिफरेंट है। एक v1 जो है वो वेक्टर स्पेस ओवर r है एंड v2 जो है वो वेक्टर स्पेस ओवर q है, और उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे v2 ऑफ q से डिनोट करेंगे। ओके, और हमें यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं, तो वो वाले सेट v1 एंड v2 में लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो हमें चेक करने हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला देखो देखते हैं, सबसे पहले v1 में देखते हैं सारे के सारे सेट। ओके, तो फर्स्ट वाला v1 में क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, वो हमें चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो देखो ए वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को इसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंड वो क्या होना चाहिए, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ, 0 को पाई इंटू ई प्लस माइनस ई इंटू पाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा, कि जहाँ पे ई यहाँ पे S1 का एलिमेंट है, पाई भी S1 का एलिमेंट है, और उसके जो यहाँ पे मैं स्केलर ले रहा हूँ, ये वाला उसका स्केलर होगा, ये वाला उसका स्केलर होगा, और स्केलर में कहाँ से ले रहा हूँ, फील्ड आर में से ले रहा हूँ। यहाँ पे माइनस सी भी आर में बिलोंग करेगा, पाई भी आर में बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ पे पाई एंड माइनस ई जो है वो क्या है, नॉन जीरो है, लेकिन उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कि वाला सेट है वो v1 में कैसा होगा लीनियरली, ये v1 में कैसा होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, अब देखो ये वाला सेट देखते हैं, पहले v1 में सारे के सारे सेट देख लेते हैं, तो ये वाला सेट v1 में कैसा होगा वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस से हम लॉजिक लगाएंगे, अगर ये इनफाइनाइट जो सेट दिया हुआ है वो हमें चेक करना है कि ये वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। हमें क्या करना पड़ेगा, 0 इसके कोई भी फाइनाइट में एलिमेंट लेने पड़ेंगे और 0 को उस फाइनाइट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने हैं। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन नॉन ट्रिवियल हुआ तो ये वाला सेट कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो हम देखो हमें 0 को लिखना है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1 वो हमारा वेक्टर है, ई हमारा वेक्टर है, तो मैं काम करता हूँ 1 को माइनस ई से मल्टीप्लाई करता हूँ। माइनस सी एक्चुअली फील्ड आर में बिलोंग करेगा, इसलिए वाला स्केलर होगा। ओके, प्लस इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 एक्चुअली फील्ड में बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जब मैं एडिशन करूंगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए ये वाला जो सेट है वो भी v1 में कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है। उसके बाद ए वाला सेट देखो, ए वाला जो सेट है उसमें मैं सिमिलर टाइप का लॉजिक लगाऊंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस पाई इंटू 1 प्लस 1 इंटू पाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें भी v1 कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे S4 में देखो, S4 में सिमिलर टाइप का लॉजिक लगाता हूँ, तो S4 में क्या होगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसके इम्प्लाइज क्या होगा कि v1 इसमें भी कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, v1 में वाला लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, बाद में S5 देखो, S5 इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1e5। ओके, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, अगर ए वाला सेट लीनियरली कैसा हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, ए दोनों का इस्तेमाल करके इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ 0 को। ओके, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ,
पाई इंटू ई प्लस माइनस ई इंटू पाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो एस के एलिमेंट मैंने उठाया है और उसका ही लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या लिखा है, 0 लिखा है। ओके, तो इस केस में भी कैसा हो जाएगा, V1 में वाला जो सेट है वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखो x6 दिया हुआ, x6 क्या दिया हुआ कि log p वेयर p बिलोंग्स टू n इज अ प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, log 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, log 3 आएगा, उसके बाद log 5 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस टाइप के एलिमेंट का सेट दिया हुआ। तो यहाँ पे देखो log 2 एंड log 3 वो दोनों एक दूसरे में डिपेंडेंट है ऐसा दिखाना है, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि log 2 उसका मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ माइनस log 3 से, प्लस log 3 लेता हूं मैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ log 2 से। ओके, तो ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। ओके, और ये जो दो एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर में से बिलोंग कर रहे हैं, इसके स्केलर में से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो इसका मीनिंग हुआ कि ऐसा नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ इक्वल टू 0 होगा। तो ये वाला सेट भी V1 में कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे सेट जो दिए हुए हैं वो V1 में कैसे हो रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हो रहे हैं। ओके, बट हम अगर V2 में चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे वाला लॉजिक लगाया है, वाला लॉजिक V2 में चलेगा या नहीं चलेगा, अगर वो हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो ई का जो हम यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ से आना चाहिए, फील्ड में से आना चाहिए। और पहले V1 वाले केस में वो आर दिया था तो पाई यहाँ पे आर में बिलोंग कर रहा है। ओके, बट अगर हम V2 की बात करते हैं तो अगर मेरे को ये दिखाना है कि ये वाला जो सेट है वो V2 में लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो मतलब एलिमेंट है उसका जो मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ वो मेरे को क्यू में से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो पाई जो मैंने लिया हुआ, ओके, वो क्यू का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मतलब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो C1 टाइम ई प्लस C2 टाइम पाई इक्वल टू 0 लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमें पता है कि अगर सपोज केवल डिपेंडेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, सपोज केवल दोनों डिपेंडेंट हो गए। ओके, तो E इक्वल टू क्या होगा, C2 डिवाइड बाई C1 इंटू पाई होगा, अगर C1 नॉट इक्वल टू 0 है तो। ओके, तो डिपेंडेंट है तो ये वाला चीज होल्ड होगा, और हमें पता है कि पाई जो है वो एक के मल्टीपल में कभी भी नहीं आता। ओके, तो ये वाला एक्चुअली क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ओके, इसको अगर प्रूव करना है तो हमें रियल एनालिसिस में जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन हम ये वाले फैक्ट जानते हैं कि ई और पाई एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं आते, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वाला जो मतलब एलिमेंट, तो अगर मैं C1 टाइम E1 प्लस 0, तो यहाँ पे C1 एंड C2 को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। ओके, तो C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं वेक्टर फील्ड मतलब हमारी जो फील्ड है वो एफ क्यू ले रहा हूँ तो ये वाला सेट कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सिमिलरली लॉजिक यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हम इसका जो कोफिशिएंट ले रहे हैं ना वो कोफिशिएंट क्यू में बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, तो इसलिए 1e स्क्वायर ये वाला जो टर्म है वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 पाई स्क्वायर ये वाला जो भी है वो भी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये वाला सेम लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। लेकिन ये वाला अगर सेट देखते हैं 2 मतलब सॉरी 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब ऐसे करते करते हम इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें यहाँ पे देखो जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, क्यू में से आ रहे हैं। यहाँ पे 1p कहाँ से आ रहा है, क्यू में से आ रहा है, -2p क्यू में से है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके कोफिशिएंट अगर क्यू में से आ रहे हैं तो ये वाला जो सेट है वो और क्यू भी कैसा होगा, अगर V2 में देखा है तो V2 में भी कैसा होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसके जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, क्यू में से आ रहे हैं, इसलिए। ओके, उसके बाद देखो ये वाला सेट भी यहाँ पे जो हमने लॉजिक लगाया है वो लॉजिक इसके यहाँ पे जो हमारा स्केलर है वो स्केलर कहाँ से आ रहे हैं, आर में से आ रहे हैं, क्यू में से नहीं आ रहे हैं। तो ये वाला सेट क्यू में कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट होगा। एंड ये लास्ट वाला देखो। ओके, तो अगर हमें देखना है कि log p टाइप के लिमिट है, ओके, वो लीनियर डिपेंडेंट हो रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे, हम देखो उसके कोई भी
आर्बिट्ररी प्राइम लेते हैं P1 P2 P3 और उसके लिए फाइनाइटली मैंने प्राइम लगेगा तो उसके लिए log P1 P2 P3 की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे देखो, और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो क्या होगा C1 log P1 प्लस C2 log P2 प्लस अप टू डॉट प्लस CK log PK इक्वल टू सपोज के 0 हो रहा है, तो विच इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे C1 C2 अप टू डॉट CK वो कहाँ से होगा, फील्ड में से होगा, हमारे फील्ड क्या दी हुई है, Q दी हुई है V2 के लिए। ओके, तो यहाँ पे C1 जो होगा वो Q में से आएगा, हम क्या करेंगे उसको log वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसको इसके पावर में लेके जाएंगे, इसको भी इसके पावर में लेके जाएंगे, एंड log A प्लस log B क्या होता है, log A इंटू B होता है, तो log की अगर हम प्रॉपर्टी लगाएगा तो क्या होगा log P1 रेस टू C1 डॉट P2 रेस टू C2 अप टू डॉट PK रेस टू CK इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, बट log समथिंग इक्वल टू 0 है तो ये वाले आंसर क्या आएगा, मतलब ये वाला जो भी है वो क्या आएगा P1 रेस टू C1 इंटू P2 रेस टू C2 अप टू डॉट PK रेस टू CK इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पे देखो C1 C2 अप टू डॉट CK जो भी एलिमेंट है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, Q में से बिलोंग करेंगे। ओके, तो इसको मैं सम M1 बाई N1 C2 को मैं सम M2 बाई M2 अप टू डॉट CK को सम MK बाई AK में लिख सकता हूँ। ओके, तो जो डिनोमिनेटर है उन सभी का मल्टीप्लिकेशन करके इन दोनों साइड अगर पावर लगाऊंगा, ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ ना उसकी अभी जो पावर बचेगी ना पावर किस टाइप की बचेगी, सिर्फ और सिर्फ कैसे बचेगी, इंटीजर ही बचेगी, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर हम क्या कर रहे हैं क्लियर आउट कर रहे हैं, उसकी जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है उस मतलब डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका हम दोनों साइड स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब स्क्वायर मतलब वो वाली पावर ले रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा P1 रेस टू सम पॉजिटिव इंटीजर होगा, P2 रेस टू सम पॉजिटिव इंटीजर अप टू डॉट PK रेस टू सम पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, और हमें पता है इन दोनों में से मतलब इन P1 P2 अप टू डॉट PK में से हमें कोई भी सेम नहीं लेना है, हमें सभी अलग अलग ही लेने हैं। ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 का एक्चुअली ये वाला क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि मतलब 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट होता है ना उसको ही हम प्राइम के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे जो C1 C2 अप टू डॉट CK वो क्या होना पड़ेगा 0 होगा, तभी उन सभी का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लेता हूँ और ये सारे एलिमेंट अगर मैं Q में से लेता हूँ, ओके, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू CK इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा। ओके, तो वाला जो सेट है वो सेकंड वेक्टर स्पेस में कैसा होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ कि सो दैट द सेट S इक्वल टू T रेस टू N इनटू E रेस टू CT वेयर N बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव नंबर यूनियन 0, यहाँ पे Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मीनिंग है ऑल दोस इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड C बिलोंग्स टू R दिया हुआ है, तो ये वाला सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट ऐसा हमने दिखाना है इन वेक्टर स्पेस V इक्वल टू C इंफिनिटी ऑफ AB। C इंफिनिटी ऑफ AB का मीनिंग क्या हुआ कि सारे स्मूथ फंक्शन का कलेक्शन डिफाइन ऑन AB टू R। ओके, एंड और फील्ड भी हमें क्या दी हुई है R दी हुई है। ओके, तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो हमें क्या दिखाना है, ये वाला सेट हो कैसा है लिनियरली इंडिपेंडेंट है ऐसा दिखाना है। ओके, तो हम दिखाते हैं। देखो देखो इस सेट को अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो हम क्या करना पड़ेगा कि इसका लिनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसका कोई भी इसमें से फाइनाइट एलिमेंट एलिमेंट उठाता हूँ। ओके, और उसके फाइनाइट एलिमेंट एलिमेंट उठाने के बाद उसका लिनियर कॉम्बिनेशन 0 है ऐसा हमें दिखाना है। ओके, तो सपोज कि मैं अल्फा 1 टाइम कोई भी फर्स्ट वेक्टर लेता हूँ, मैं कोई भी फर्स्ट में इसमें से एलिमेंट लूंगा, तो अल्फा 1 टाइम सपोज कि T रेस टू N1 लेता हूँ, E रेस टू CT ऐसे रहेगा। ओके, तो एक टाइप का फंक्शन हुआ, प्लस अल्फा 2 इंटू सेकंड इसमें से कोई भी वेक्टर लेता हूँ E रेस टू CT प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस सपोज कि अल्फा के एलिमेंट लेता हूँ T रेस टू NK E रेस टू CT इक्वल टू सपोज के 0 है। ओके, अब देखो E रेस टू CT E रेस टू CT E रेस टू CT सभी जगह पे कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं सभी जगह से E रेस टू CT को कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा अल्फा 1 T रेस टू N1 प्लस अल्फा 2 T रेस टू N2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस अल्फा के T रेस टू NK इंटू E रेस टू CT इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ओके, बट हमें पता है कि T की कोई भी वैल्यू के लिए
e⁻ct कभी भी 0 नहीं होता। ओके, तो ये वाला जो फंक्शन है उसको मैं उस साइड ले जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, α1 t⁻n1 प्लस α2 t⁻n2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस αk t⁻nk इक्वल टू 0 इंटू e⁻ct। इसको उसको उस तरफ लेके गया। ओके, बट 0 इंटू कुछ भी करने से हम क्या मिलेगा, मेरे को 0 ही मिलेगा। ओके, 0 इंटू वाला फंक्शन इक्वल टू 0 फंक्शन ही मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो लिनियर कॉम्बिनेशन है किसका, t⁻n1 सॉरी t⁻n1 t⁻n2 अप टू डॉट t⁻nk, उसका जो लिनियर कॉम्बिनेशन विच इक्वल टू क्या मिला, मेरे को 0 मिला। लेकिन एक्चुअली क्या है, टी की कोई मतलब टी की कोई भी पावर दी हुई है तो एक्चुअली टी में पॉलिनोमियल हुई, ये वाली भी दूसरी पावर दी हुई है तो इसकी भी मतलब ये वाली भी टी की पॉलिनोमियल हुई, ये वाली भी टी की पॉलिनोमियल हुई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो लिनियर कॉम्बिनेशन दिया है वो एक्चुअली पॉलिनोमियल का लिनियर कॉम्बिनेशन दिया है विच इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। और हमें पता है कि जब भी हमें आगे प्रूव किया ही हुआ कि जब भी यहाँ पे t⁻n1 t⁻n2 तो n1 n2 अगर डिफरेंट है, ओके, तो ये वाला कैसे होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पावर है n1 n2 टू डॉट nk वो सारे के सारे डिफरेंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि सभी एलिमेंट कैसे लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसके जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, मस्ट इक्वल टू 0 होगा। तो α1 इक्वल टू α2 अप टू डॉट इक्वल टू αk इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, अगर 0 को मैं इसके लिनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओके, तो वो जो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या हो गए, 0 ही हो गए। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, देखो क्या दिया हुआ कि लेट v1 v2 v3 is linearly independent set in vector space V, then which of the following set is also linearly independent। ओके, तो नीचे अलग अलग हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन से सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट है एंड कौन से सेट लिनियरली डिपेंडेंट है वो हमें बताने हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करके देखो, यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या 3 अनदर वेक्टर दिए हुए हैं। ओके, तो 3 वेक्टर वाला एक सेट दिया हुआ, तो वो सेट हमें लिनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वो चेक करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं, अगर इसको लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो अगर मैं इसका कोई भी लिनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ, इसका α1 टाइम फर्स्ट वेक्टर प्लस α2 टाइम सेकंड वेक्टर प्लस α3 टाइम थर्ड वेक्टर विच इज इक्वल टू मैं क्या लूंगा, 0 लूंगा। या फिर दूसरे वर्ड में बोले तो 0 को अगर मैं इन तीनों के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, तो अगर मेरे को लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जो कॉम्बिनेशन हो ट्रिवियल कॉम्बिनेशन ही होगा, जिसके α1 α2 एंड α3 तीनों 0 ही होने चाहिए। ओके, तो हम दिखाने की ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे α1 v1 एंड यहाँ पे भी v1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट होगा, उसका α3 होगा। ओके, तो अगर v1 वाले सारे कोफिशिएंट में साथ में लिखो तो क्या हो जाएगा, α1 प्लस α3 टाइम v1 प्लस α2 के सारा कोफिशिएंट साथ में लिखूंगा तो क्या होगा, α1 प्लस α2 टाइम v2 प्लस α2 प्लस α3 टाइम v3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब देखो हमें पता है कि v1 v2 एंड v3 वो कैसे दिए हुए हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं। तो v1 का कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, v2 का कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, v3 का कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और उसका लिनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ एंड v1 v2 v3 लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो जितने भी हमारे कोफिशिएंट है, जितने भी हमारे स्केलर है वो क्या होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए। ओके, तो α1 प्लस α3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली α1 प्लस α2 इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा एंड α2 प्लस α3 इक्वल टू क्या होगा, विच इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो देखो अब हमें α1 α2 एंड α3 इन तीनों के बीच में हमें एक लीनियर सिस्टम मिली है, 3 इक्वेशन की और 3 वेरिएबल की। तो अगर ये वाले लीनियर सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट हुआ तो वाला सेट लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा एंड अगर उसका ओनली सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ तो वाला सेट क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें जस्ट चेक करना है कि उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है या नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो रैंक है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल एंड 3 मतलब इक्वेशन दिए हुए हैं,
तो 3 वेरिएबल एंड 3 इक्वेशन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 cos 3 मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिखता हूँ, तो A इक्वल टू क्या होगा, पहले में देखो यहाँ पे 1 है, बाद में यहाँ पे अल्फा 2 का कोफिशिएंट 0 है, तो सेकंड वाला एलिमेंट 0 आएगा, एंड अल्फा 3 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो उसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अल्फा 1 का कोफिशिएंट वापिस 1 है, अल्फा 2 का कोफिशिएंट 1 है, एंड उसके बाद अल्फा 3 का कोफिशिएंट 0 है, और इसमें अल्फा 1 का कोफिशिएंट 0 है, बाकी दोनों 1 है। ओके, तो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखो ये वाला बना, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना हो रहा है, तो अगर इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो वो नॉन जीरो आएगा, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक 3 होगा। ओके, यहाँ पे रैंक कितना आ रहा है, 3, और नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितने 3 है, तो एक का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आया, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारी सिस्टम है वो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एंड वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ केवल जो सेट है वो कैसा हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अपना मैट्रिक्स है वो एग्जैक्टली किस टाइप का आ रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स देखो, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, तो वाला दोनों 1 कोफिशिएंट एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे v1 v2 v3 के जो कोफिशिएंट है उसको मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा। ओके, सेकंड वेक्टर में जो v1 v2 v3 के कोफिशिएंट है उसको मैं सेकंड कॉलम में लिखूंगा, एंड थर्ड वेक्टर में v1 v2 v3 के कोफिशिएंट है वो मैं जो थर्ड कॉलम है उसमें लिखूंगा। ओके, तो वो वाला जो मैट्रिक्स बन रहा है वो वाला मैट्रिक्स का रैंक हमें फाइंड करना है, तो एक्चुअली हमें एक कुछ भी नहीं करना है, तो हमें पता है कि इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब लिनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट वो चेक करना है, तो जस्ट हमें ए मैट्रिक्स ही चेक करना है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है उसका रैंक कितना हो रहा है। एंड अगर ये वाला मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ओके, तो उस केस में इसका रैंक 3 कब आएगा, जब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तब। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट बन रहे हैं, अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए हुए और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट ही है, तो हम जस्ट क्या चेक करेंगे इसके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बन रहा है वो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है या नहीं है। अगर उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट 0 हो गया तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि वाला लिनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ तो वाला लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पहले केस में लिनियर डिपेंडेंट होगा। ओके, उसके बाद देखो सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला को अगर हमें लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट दिखाना तो हम किस तरीके से दिखाएंगे, तो इसमें जो मेथड अप्लाई की थी सिमिलर मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स में डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, उसका मैट्रिक्स क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स हमने किस तरीके से फाइंड किया था, हमने जो फर्स्ट वेक्टर था उसमें v1 v2 v3 के जो कोफिशिएंट थे उसको हमने क्या लिखा था, फर्स्ट कॉलम में लिखा था, बाद में सेकंड वाला जो वेक्टर है उसमें v1 v2 v3 का कोफिशिएंट सेकंड वेक्टर में लिखा गया, एंड थर्ड वेक्टर दिया उसका जो v1 v2 v3 का कोफिशिएंट होगा उसको इस कॉलम में लिखा गया। ओके, तो यहाँ पे अगर इस टाइप का मैट्रिक्स में बनाना चाहो तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर दिया हुआ उसमें v1 v2 v3 का कोफिशिएंट क्या है, v1 का कोफिशिएंट 1 है, v2 एंड v3 का कोफिशिएंट क्या है 0 है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे v1 एंड v2 का कोफिशिएंट क्या होगा 1 1 होगा, बट v3 का कोफिशिएंट 0 है। ओके, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स इस फॉर्म का बनेगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसका रैंक कितना हो रहा है, रैंक उसका 2 होगा, क्योंकि उसका 2 क्रॉस 2 माइनर ऐसा मिल रहा है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, और 2 किसके इक्वल आ रहा है, तो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ रहा है। ओके, तो ये वाला जो मैं यहाँ पे लिनियर इक्वेशन बनाऊंगा ना उसमें अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दो ही वेरिएबल हो गए, इसके जितने भी इस मैट्रिक्स में कॉलम है उतने ही वेरिएबल हो गए। ओके, तो यहाँ पे 2 कॉलम है, इसके यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो इसका रैंक भी 2 आ रहा है, वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है। ओके, तो हम भाई हमारा जो नॉन रिजल्ट था उसके मदद से हम क्या बोल सकते हैं कि वाला जो है वो क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब इसका क्यों लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसलिए। ओके, तो वाला सेट भी कैसा हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके बाद सी वाला देखो, यहाँ पे 4 वेक्टर दिए हुए हैं, मतलब 4 वेक्टर में पहला वेक्टर क्या है v1 प्लस v2, दूसरा वेक्टर है v2 प्लस v3, तीसरा वेक्टर है v3 प्लस v1, एंड फोर्थ वेक्टर है चारों का मतलब तीनों का एडिशन दिया हुआ है। ओके, तो उस केस में अगर हम मैट्रिक्स बनाएगा तो मैट्रिक्स किस फॉर्म का होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखो 1 v1 का कोफिशिएंट है, v2 का कोफिशिएंट v1 है और v3 का कोफिशिएंट 0 है। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ, सेकंड वाले में v1 का कोफिशिएंट 0 है, v2 एंड v3 का कोफिशिएंट 1 1 है। उसके बाद जो दिया हुआ उसमें v3 का कोफिशिएंट 1 है, v1 का कोफिशिएंट 1 है, v2 का कोफिशिएंट 0 है। और उसके बाद जो दिया हुआ वेक्टर उनमें सभी का कोफिशिएंट क्या है 1 1 1 है।
देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिल रहा है कितने क्रॉस कितने का मिल रहा है, 3 क्रॉस 4 का मिल रहा है। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कॉलम है, इसलिए ये वाला इस टाइप का हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, उसमें 4 क्या हो गए, नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए। तो नंबर ऑफ वेरिएबल अगर 4 है और इसका रैंक अगर 4 से कम आ गया तो इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, तो इसका रैंक कभी भी 3 से बढ़ नहीं सकता। ओके, तो इसका रैंक क्या होगा, 3 या उससे कम ही होगा। ओके, जो कि 4 से स्ट्रिक्टली कैसा है, कम है। ओके, और हमने देखा था कि अगर इसका रैंक 4 से कम है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो इसका करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगी उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिट होगा मिनिमम में एक, एंड वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कभी भी यहाँ पे देखो 3 वेक्टर दिए हुए हैं, अगर उससे ज्यादा वेक्टर वाला अगर मैं सेट लूंगा तो ऑलवेज जो कैसा होगा, लिनियरली डिपेंडेंट ही होगा। ओके, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स में यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट वाला होगा ना वो सेकंड वाले से कैसा होगा, कम होगा। ओके, तो उस केस में उसका रैंक होगा ना वो भी यहाँ पे सेकंड में जो दिया हुआ ना, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में सपोज यहाँ पे 4 दिया हुआ तो 4 से तो कम ही होने वाला है कोई भी केस में। तो अगर उसका रैंक 4 से कम हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर सिस्टम मिलेगी वो लीनियर सिस्टम का, और जो लीनियर सिस्टम मिलेगा लीनियर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसके उसका कम से कम एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा जो इसका नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर यहाँ पे 3 वेक्टर दिए हुए हैं तो यहाँ पे 3 से ज्यादा कोई भी वेक्टर देंगे तो कैसे हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट ही हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे 4 अगर वेक्टर दिए होते हैं तो यहाँ पे 4 से ज्यादा अगर मैं कोई भी वेक्टर लेता तो कैसा हो जाता है, लिनियरली डिपेंडेंट ही हो जाते हैं। तो ये वाला जो भी है वो क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। और ए वाला देखो इसके करस्पॉन्डिंग में वेक्टर मतलब मैट्रिक्स लिखता हो तो इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0, इसके करस्पॉन्डिंग होगा 0 2 0 और इसके करस्पॉन्डिंग होगा 0 0 3। तो ए वाला जो मैट्रिक्स है उसका रैंक कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, जो कि नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि 0 0 0 होगा। इसका करस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम है, इसलिए वाला कैसा हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने एक नई मेथड में इसके यहाँ पे डेवलप किया, वो मेथड क्या है कि हमें जस्ट मतलब ये वाला सेट V1 V2 V3 अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट दिया हो तो अगर हमें चेक करना है कि इसका जो लिनियर कॉम्बिनेशन टाइप का कोई भी सेट है तो लिनियरली डिपेंडेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट, तो हम जस्ट क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें इस टाइप का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इस मैट्रिक्स का रैंक अगर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वाला सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन उसका रैंक नंबर ऑफ कॉलम से स्ट्रिक्टली कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके ओके, तो अगर हमें इस टाइप का कुछ भी दिया हुआ है, सपोज कि हमें 3 इस टाइप के वेक्टर दिए हुए हैं 3 4 एंड 5, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 4 5 एंड 6 और उसके बाद वाला वेक्टर है 5 6 एंड 7। हमें चेक करने के वाला वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे, देखो एक्चुअली ये वाला जो वेक्टर है ना किस टाइप का है, तो 3e1 प्लस 4e2 प्लस 5e3, ये तीनों को मतलब मैं ऐड करूंगा तो मेरे को यही वेक्टर मिलेगा। ओके, यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या है, 4e1 प्लस 5e2 प्लस 6e3 मिलेगा, और यहाँ पे जो वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5e1 प्लस 6e2 प्लस 7e3 ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें ये पता है कि e1 e2 e3 कैसे होते हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर उसका ये जो लिनियर कॉम्बिनेशन है वो लिनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट हमें चेक करना था, हम क्या करेंगे, हम जस्ट ये वाला जो वेक्टर है 3 4 5 बाद में यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ पे 5 6 एंड 7 मिल रहा है, उससे करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो मैट्रिक्स का रैंक हम फाइंड करेंगे। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई भी हमें एग्जांपल पूछा कि वाला जो 3 एलिमेंट है वो लिनियरली डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट चेक करना, तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर है उसको मैं यहाँ पे कॉलम में लिखूंगा, वाला जो सेकंड वेक्टर है उसको यहाँ पे कॉलम में लिखूंगा, वाला थर्ड वेक्टर है उसको यहाँ पे मैं कॉलम में लिखूंगा और उसका रैंक में फाइंड करूंगा। अगर उसका रैंक नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बट उसका रैंक नंबर ऑफ कॉलम से स्ट्रिक्टली कम आया तो क्या हो जाएगा, लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जनरल रिजल्ट है जो कि हम एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं।